हे गाइस व्हाट्सअप। सो आई होप अब आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, स्पेशली जब एमपीपीएससी ने कल स्कोर बोर्ड भी रिलीज़ कर दिया है। ऑल तो कुछ नया नहीं है, बिकॉज हम सब ने ही देख लिए थे अपने स्कोर जो आ रहे थे, बट ठीक है, एक एक कन्फर्मेशन हो गया कि ओके दिस इज़ द स्कोर आई एम स्कोरिंग। ऑल्सो इससे ये भी पता चल गया कि आप किस रेंज में हो, लाइक क्या आप खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ ही बहुत सारे वीडियोज़ भी आ गए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड, बट आई थॉट नॉट टू रिलीज़ और नॉट टू कम अप विद द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बिकॉज देर आर 2-3 फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा बड़े डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि कट ऑफ क्या होगा। तो सबसे पहले तो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार 500 प्लस वैकेंसीज हैं, है ना। हर बार 250 मैक्स टू मैक्स 300 हुआ करती थी। देन सेकंड फैक्टर है कि क्वेश्चन पेपर कैसा था। कुछ लोग हैं एंड दे आर लाइक कि बहुत ही ईजी था। ऑन द अदर हैंड देर आर पीपल जो बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ था। मैं बोलूँगी कि इट वॉज अ ट्रिकी वन, थोड़ा ट्रिकी था। सो इतना ईजी नहीं है उसको प्रेडिक्ट करना या कैटेगराइज करना सेइंग दैट कि ईजी था या टफ था। फॉर मी इट वॉज अ ट्रिकी वन, ठीक है। थर्ड फैक्टर और जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कोर्ट केस अभी जो लगा हुआ है ओबीसी रिजर्वेशन के लिए कि 14% मिलना चाहिए या 27% मिलना चाहिए। सो ऑल इन ऑल ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो रेंज है वो बहुत वेरी कर रहा है ना। एंड यू कैन नॉट से कि मतलब कितना रहेगा। ऑल वी कैन से कि अगर 14% रहता है, ठीक है, अगर 14% रहता है तो ओबीसी की सीट्स जो हैं वो करीब करीब कितनी हो जाएंगी, 75 से 80 सीट्स होंगी, ठीक है। एंड अगर 27% कट ऑफ रहता है, सॉरी, अगर 27% रहता है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, तो कितनी सीट्स रहेंगी उनके पास, करीब 130 से 135 सीट्स रहेंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो सीट्स का डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है ना। एंड इसके हिसाब से ही आपका जो है कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा, जिससे मेन असर पड़ेगा ओबीसी को एंड जनरल को। तो अगर ऐसे देखें तो एससी और एसटी वो क्लियरली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना कैसा कट ऑफ होगा, बट हाँ ये लोग थोड़ा सा अभी डाइसी है, ओबीसी एंड जनरल, ठीक है, अंडर रिजर्व कैटेगरी। तो ठीक है, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को साइड में रखते हैं एंड लेट्स सी कि जो एक सिंसियर स्टूडेंट है वो क्या करेगा इस सिचुएशन में। द ओनली थिंग एंड द ओनली ऑप्शन वी हैव टू कीप प्रिपेयरिंग, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे आपको आपका स्कोर पता है, ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। कभी भी से ये मतलब नहीं है कि अभी 1 महीने में ही हो जाएगा, कभी भी मतलब अभी आप अगर गवर्नमेंट का ट्रेंड देखेंगे, गवर्नमेंट ने जो डेट दी है अपने पीएससी की वो अक्टूबर की दी है, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम की डेट दी है वो भी अक्टूबर की दी है, किसके लिए, उसके प्रीलिम्स के लिए। अभी ही 2 दिन पहले आरबीआई की एक गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है, आई थिंक ग्रेड बी ऑफिसर की है, वो भी अक्टूबर नवंबर की है। तो इससे ये समझ आता है कि गवर्नमेंट इज समवेयर एक्सपेक्टिंग कि अक्टूबर नवंबर तक सिचुएशंस जो हैं वो फेवरेबल होंगी किसी भी इस टाइप का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, जिसमें हर एक छोटे छोटे शहर से, गांव से, एंड हर एक बच्चा, हर एक एस्पिरेंट जो एग्ज़ाम देता है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो हम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो एनी हाउ मतलब नवंबर तक वी कैन एक्सपेक्ट कि होगा। इस साल एक चीज़ और जो होने वाली है वो ये है कि जैसे आपका 2019 का मेंस और 2020 का प्री, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि 2020 ऑलरेडी बहुत लेट है, मतलब 2020 पीएससी एग्ज़ाम इज़ ऑलरेडी रनिंग लेट। इस टाइम तक तो 2020 का मेंस होना चाहिए था, है ना। एंड अभी हमारा प्री का रिजल्ट भी नहीं आया है, वो भी 2019 का। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कैलकुलेशंस। अभी ये जो वीडियो है मेरा स्पेशली एमपीपीएससी 2020 पर, ठीक है। और मैं ये प्रज्यूम करके चल रही हूँ कि जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है वो 12th पास करने के बाद अगर देखे तो हाउ इट गोज़, ठीक है, एमपीपीएससी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होती हैं, व्हाट इज़ द सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग डिटेल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हर किसी के क्वेश्चन, मतलब हमेशा माइंड में एक क्वेश्चन रहता है। और लोगों को ये तो पता होता है कि हमको कलेक्टर बनना है या हमको कमिश्नर बनना है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि एग्ज़ाम कौन सा देना है, कलेक्टर कमिश्नर बनना है सेकेंडरी, आपको एग्ज़ाम कौन सा देना है। उस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले अगर हम देखें कि एमपीपीएससी बेसिकली है क्या, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट लेड एजेंसी है ये। इसको भी एक लॉ के अंतर्गत बनाया गया था 1956 में, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है किसके लिए, डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए, वो भी स्टेट लेवल का। जैसे एमपी का पीएससी है तो वो एमपी लेवल का रिक्रूटमेंट करेगी, यूपी का है पीसीएस तो वो यूपी लेवल पे रिक्रूट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ये करती है। ऑल्सो ये प्रमोशंस, ट्रांसफर्स और कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कंडक्ट करती है, ठीक है। ये तो हो गया कि एमपीपीएससी क्या है, सॉरी, ये तो हो गया कि एमपीपीएससी क्या है। अब अगर हम देखें एग्जामिनेशन के स्टेजेस कितने हैं एमपीपीएससी में, मतलब हम ये क्यों बोलते हैं कि एमपीपीएससी है तो आपको पेशेंस चाहिए,
या यूपीएससी है तो आपको पेशेंस चाहिए। तो क्या है, ये जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का, ये करीब करीब 1 साल ले लेता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में एक ले लेता है, अदरवाइज़ तो आप अभी की सिचुएशन में देखें कि कोर्ट केस लगा है, कोविड-19 है, तो ये तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। बट नॉर्मल सिचुएशन में 1 साल ये ले लेता है ऑलमोस्ट। सबसे पहले जो है वो प्रीलिम्स होता है, ठीक है। उसके बाद मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पूरा, ठीक है। मेंस जो है ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको इसमें आंसर राइटिंग करनी होती है, प्रॉपर आपको वर्ड लिमिट दी हुई होती है एंड यू हैव टू राइट आंसर, राइट। और इंटरव्यू इज़ लाइक आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। देयर विल बी अ पैनल जो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड यू हैव टू आंसर देम स्मार्टली। उससे मोर ऑफ योर पर्सनैलिटी इज़ रिफ्लेक्टेड, मतलब कि ठीक है आप कैसे हैं, या किसी सिचुएशन में आप कलेक्टर हैं या कमिश्नर हैं या जो भी हैं, तो आप किसी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, रिएक्ट करते हैं इंटरव्यू में, वो देखते हैं, ठीक। तो अभी हम एक एक एग्ज़ाम को अगर और डिटेल में पढ़ें कि मतलब प्रीलिम्स है तो क्या है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स वी हैव, है ना। तो अब हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स होता है, ठीक है। उसमें दो दो ये होते हैं पेपर्स, ठीक। एक होता है पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज़, एक होता है पेपर 2 जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसको हम लोग रेगुलर लैंग्वेज में सी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। पेपर 1 जो है ये 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और जनरल स्टडीज़ से मतलब हमें समझ आ रहा है कि इसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बट उतने भी जनरल नहीं होते हैं, ये तो बोलने की बात है। बट देन आपको बहुत डिटेल में चीज़ें पढ़नी होती हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। मतलब देर आर सो मैनी थिंग्स एंड सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट एंडलेस। सो यू हैव टू बी लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आपको किस तरीके से या किस पैटर्न पे पढ़ना है, ठीक है। ये अपना हो गया जनरल स्टडीज़, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। और ये जो है ये कट ऑफ बेसिस पे होता है, मतलब कि कट ऑफ मतलब कि वही कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो है अपना, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये भी 2 घंटे का होता है, ठीक है। और 200 मार्क्स का होता है। बट इसमें क्या, ये क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग से मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका ये वाला पेपर चेक होगा, और अगर आप इस पेपर में 33% मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ही जाके आपका पेपर 1 चेक होगा, ठीक है। तो हम इसको क्वालिफाइंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ये चेक होगा, और अगर इसमें आपने मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर किए हैं तो जाके आपका ये वाला पेपर चेक होता है, कौन सा, पेपर 1, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा प्रीलिम्स। एंड चलिए, हो गया हमारा प्रीलिम्स, क्लियर हो गया, ठीक। अब आएगा मेंस। मेंस जो है हमारा सेकंड स्टेज है, ठीक है। हम मेंस पे आए तो इसमें 6 पेपर होते हैं, ठीक। पेपर 1 2 3 4 5 6, इनके नाम ही ऐसे हैं, ठीक। कुछ स्पेसिफिक वैसे नाम नहीं दे रखे हैं, देन उसको अलग से बाइफरकेट किया हुआ है सिलेबस में। तो अगर हम पेपर 1 देखेंगे, 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा, 2 पार्ट्स में होगा। पार्ट ए होगा हिस्ट्री का, पार्ट बी होगा ज्योग्राफी का। मतलब अगर 300 मार्क्स का है तो पार्ट ए 150 मार्क्स का, पार्ट बी 150 मार्क्स का, ठीक है। इस तरीके से हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सारा एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। ज्योग्राफी है तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारा कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक। देन वी हैव पेपर 2। पेपर 2 भी 3 घंटे का है, 300 मार्क्स का है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अपना पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड सोशियोलॉजी है। ये भी 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। पार्ट ए जो है वो पॉलिटी है, ठीक। पार्ट बी जो है वो इकोनॉमी एंड सोशियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा पेपर 3। देखिए पेपर 3 भी 3 आवर्स एंड 300 मार्क्स, ये तो सेट है। अभी पेपर 3 इज़ ऑल अबाउट साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीज़ें इसमें आती हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस में। व्हाट ऑल टॉपिक्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, और जो भी है स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत अच्छे से टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आप अगर उस टॉपिक के हिसाब से चलोगे तो यू कैन प्रिपेयर दिस लाइक रियली ईजीली, ठीक है। देन वी हैव पेपर 4। पेपर 4 में क्या है, ये भी 3 आवर्स का है, लेकिन 200 मार्क्स का है, ठीक है। फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। तो अभी लास्ट ईयर मतलब 2019 तक अभी क्या था, पेपर 4 वाज लाइक नेम्ड एज एथिक्स, कि एथिक्स ही पूछेंगे पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन इस बार इन लोगों ने इसको थोड़ा सा रीनेम तो किया ही है, साथ में थोड़ा सिलेबस भी जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। चेंज कैसे कर दिया है इन लोगों ने, इसमें फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डाल दिया है, ठीक। देन वी हैव पेपर 5 जो कि जनरल हिंदी होती है। जनरल हिंदी मतलब व्याकरण पूछी जाती है, वो भी 10th-वेंथ लेवल की पूछते हैं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इस तरीके की। ये 3 घंटे का होता है और 200 मार्क्स का होता है। देन वी हैव पेपर 6। पेपर 6 है हिंदी ऐसे एंड प्रारूप लेखन, ठीक है। हिंदी ऐसे जो है निबंध और प्रारूप लेखन का होता है, ये 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। अभी हमको ध्यान ये देना है कि हर एक एस्पिरेंट जो है पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक बहुत फोकस करता है, मतलब अपनी जान लगा देगा, ठीक है। बट वैन इट कम्स टू पेपर 5 एंड 6 तो हर इंसान इसको बहुत अवॉइड करता है। एंड अगर आप स्टैटिस्टिक्स या फिर आप पुराने मार्क्स उठाकर देखेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन लोगों ने पेपर 5 एंड पेपर 6 में ही सबसे अच्छा किया होता है, क्योंकि एक
नॉर्मल स्टूडेंट, ठीक है, सब सब लोग मोर और लेस एक सा ही पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो पेपर 1 2 3 4 पढ़ेगा ज़्यादा फोकस करके। और जो एक डिफरेंस आएगा टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में वो होगा कि जो टॉपर है उसने पेपर 5 और पेपर 6 को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया होगा, ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। देन वी हैव इंटरव्यू, ठीक, लास्ट होता है इंटरव्यू। अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो देन यू हैव टू फेस इंटरव्यू, और आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो इसको इसको और इसको मिला के फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको समझ आया है। इसमें भी अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि मैंने मिस आउट की है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना मुझसे, ठीक है, मैं आपको देन एंड देयर रिप्लाई कर दूँगी। ओके, देन मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वैकेंसीज़, ठीक है। वैकेंसीज़ को मैंने खाली इसलिए डाला है बिकॉज एमपीपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। 2017 में 200 समथिंग वैकेंसीज़ थी, 2018 में जो है वो 250 समथिंग वैकेंसीज़ थी, वेयर इज 2019 में 500 प्लस वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और जब नोटिफिकेशन आता है तो वैकेंसीज़ कुछ और होती हैं, लाइक 2019 के नोटिफिकेशन में समथिंग 390 कुछ वैकेंसीज़ थी, लेकिन लेटर उसको बढ़ा के इन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो यू कैन नॉट से कि वैकेंसी कितनी है, या फिर आप ऐसे एकदम से पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कि 300 वैकेंसीज आने वाली है या 400 वैकेंसीज आने वाली है, ऐसा नहीं है, ठीक। दे कीप वेरिंग, चेंज होती रहती है, ठीक है। देन वी हैव, ये सिलेबस है, अभी मैंने इसको डाला है तो आप इसको जो है इस तरीके से देख सकते हैं। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं सिर्फ आपको एक ऊपर से आउटलाइन बता रही हूँ कि जो सिलेबस चेंज हुआ है 2020 में, क्योंकि पूरा हमारा नोटिफिकेशन में आया कि पूरा सिलेबस जो है वो रिशेड्यूल कर दिया है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। एंड देखने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि काफ़ी अच्छा भी कर दिया है, क्योंकि इससे पहले मतलब 2019 तक के लिए जो सिलेबस था वो बहुत जम्बल्ड अप था, कुछ इधर डाल दिया, कुछ पेपर 1 में डाल दिया, कुछ पेपर 2 में डाल दिया, तो चीज़ें ना बिखरी हुई थी। तो जब हम पढ़ते थे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज थोड़ा सा हिस्ट्री आप इधर पढ़ रहे हो, देन कुछ एक पॉइंट्स हिस्ट्री के आप इधर पढ़ रहे हो, दूसरी जगह पढ़ रहे हो। तो 2020 में जो है ये काफ़ी अच्छे से रीडिफाइन किया है एंड काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो देखिए पेपर 1 जो है उसमें क्या है, पेपर 1 का जो है सबसे पहला पार्ट जो है अपना, यह है हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सीधा इन लोगों ने सबसे पहले और सबसे ऊपर क्या दे दिया है, मध्य प्रदेश की, उसका हिस्ट्री पढ़ो, उसका कल्चर पढ़ो और उसका लिटरेचर पढ़ो, ठीक। अब इसके अंदर सारी चीज़ें दी हैं, मेजर इवेंट्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, मेजर आर्ट एंड स्कल्पचर क्या है, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स क्या हैं, मेजर फेस्टिवल्स क्या हैं, फोक म्यूजिक क्या है, इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज़, ठीक। देन सेकेंड पॉइंट इनने दिया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब पहले एमपी का पढ़ो आप क्योंकि एमपीपीएससी है, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट सेकेंड किसको, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, ठीक। देन वी हैव जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ये पार्ट बी में आ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड देन वी हैव जोग्राफी ऑफ वर्ल्ड। फिर फिफ्थ में है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रीशेड्यूल कर दिया कि एमपी की चीज़ें अलग से एक हेडिंग में दे दी हैं, इंडिया की चीज़ें अलग से एक हेडिंग में दे दी हैं, तो इट्स रियली इजी है ना। साइंस एंड टेक दिया हुआ है अलग से, देन वी हैव करंट इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स पढ़ने हैं वो अलग से दिया हुआ है। इन सब के लिए मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगी, इसको ही कंटिन्यू करके लाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन कि आपको किस तरीके से करना है। अभी ये जो वीडियो है तो ये वीडियो मैंने इस पर्पज़ से बनाया था कि अगर आप एकदम नए हैं एमपीपीएससी की फील्ड में तो कैसे चीज़ों को टैकल करना है, ये उसके लिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। देन वी हैव इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी बॉडीज़, ठीक है। तो मैंने हिंदी और इंग्लिश जो है साथ साथ डाला है। इफ़ यू वांट आप इसका बिंदास स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज सिलेबस हिंदी इंग्लिश में साथ में होगा तो आई थिंक और ईजी हो जाएगा समझना, राइट। देन अगर हम देखेंगे इसको तो वी हैव पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 जो है इसमें क्या है, अच्छा ये जो हम पढ़ रहे थे ये प्रीलिम्स का था, इसीलिए सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है। मतलब हिस्ट्री भी थी, ज्योग्राफी भी थी, इकोनॉमी भी थी, पॉलिटी भी थी। देन पेपर 2 हमारा सी सेट है। इसमें सी सेट मतलब ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कॉम्प्रीहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, जनरल मेंटालिटी है, मेंटल एबिलिटी है, ये सारे हो गए हमारे। तो ये हुआ हमारा प्रीलिम्स का, ठीक। देन अगर हम मेंस की तरफ आएंगे तो मेंस में हमारा जो पेपर 1 है उसका पार्ट ए हो गया हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक है। पेपर 1 का पार्ट ए क्या है हमारा, हिस्ट्री एंड कल्चर, ठीक। पेपर 1 का पार्ट बी हमारा क्या है, ज्योग्राफी। इसमें हम इंडिया की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे एंड मध्य प्रदेश की भी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पेपर। उसके बाद हम अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। इसमें इन लोगों ने यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरा। हम इसको हर एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे किस बुक से कवर करना है, ठीक है। देन वी हैव पेपर थ्री सॉरी ये सेकंड पेपर, तो इसमें क्या है हमारा सेकंड पेपर का पार्ट बी है ये, ठीक है। तो इसमें है इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इसको भी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। देन वी हैव पेपर 3 को बहुत ज़्यादा चेंज करके रीडिफाइन कर दिया है। पेपर 3 इज़ साइंस एंड टेक,
ठीक है। साइंस एंड टेक में इसमें यूनिट की वर्क, पावर, एनर्जी। दूसरा यूनिट है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड, मिक्सचर क्या है। तीसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह। ठीक है। देन फोर्थ वी हैव टाइप ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशंस। देन 5 6 7 ये सब जो है अलग अलग है, इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ वगैरह। बायोटेक्नोलॉजी ले लिया हमने, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ले लिया, इसमें सारा कुछ इन लोगों ने ये लिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया। देन पेपर 4 जो है, पहले जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एथिक्स के नाम से ही जानते थे, 2020 के नोटिफिकेशन में आया और इसको रीनेम भी कर दिया है। इसको रीनेम करके क्या कर दिया है, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मोर और लेस चीज़ें वही हैं। जैसे पहले 2019 तक हम एथिक्स में फिलोसफर्स और थिंकर्स को पढ़ते ही थे, बस अभी थोड़ा हेड चेंज कर दिया। ठीक, एटीट्यूड पढ़ते ही थे, एप्टीट्यूड पढ़ते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ते थे, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन पढ़ते थे, करप्शन, मतलब हर एक चीज़ अंदर सेम है। ये ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ उन लोगों ने हेडिंग चेंज कर दी है, कंटेंट अंदर का एकदम सेम है। ठीक है। तो ये हो गया पेपर 4। एंड थैंक यू गाइज, आई होप आप लोगों को पैटर्न और ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। ऑल्सो एक और चीज़, कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है। अभी सुबह ही मैं कोरा पे पढ़ रही थी, तो आई हैव रियलाइज्ड कि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर मतलब आपने एक नॉर्मल से कॉलेज, जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन कि मैम मैंने ना डिग्री कॉलेज से, बहुत नॉर्मल से डिग्री कॉलेज से पढ़ाई की है, तो क्या मैं एमपीपीएससी के लिए एलिजिबल हूँ। अरे बिल्कुल एलिजिबल हो यार, मतलब उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हो, बस इट हैज़ टू बी लाइक प्रॉपर रेप्यूटेड, नहीं कोई भी कॉलेज चलेगा, बट इट हैज़ टू बी लाइक एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए होती हैं। और आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो, आप यू शुड बी अ डिग्री होल्डर, सिंपल सी बात है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी 70% वाला बच्चा और 75% वाला एस्पिरेंट, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल मार्क्स चलते हैं। एमपीपीएससी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। मेल कैंडिडेट विथ मोर देन वन वाइफ आर नॉट एलिजिबल, कि मतलब किसी ने 2 लोगों से शादी की हुई है तो इट्स नॉट एलिजिबल। एंड आई थिंक शायद ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, या जो भी है, ये मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ शायद ये क्लॉज की शादी से रिलेटेड डला, या मे बी मैंने शायद पहले ध्यान नहीं दिया था। फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इन मोर देन वन कैटेगरी, वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है। Sorry, candidate claiming age relaxation in more than one category for MPPSC shall be entitled to only one concession। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 कैटेगरीज में एक साथ कंसेशन मांग रहे हो। ठीक है। तो ये भी एलिजिबल, मतलब ये भी नहीं है। अगर एज लिमिट की बात करें, बहुत लोगों को जो है एज का डाउट होता है कि यार एज क्या है, तो यूपीएससी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स्ड है ये। मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है वो 35 ईयर्स है। प्लस इसमें भी बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं, लाइक अगर आप विमेन हो, ठीक है, तो और ज़्यादा 10 ईयर्स और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब इधर 30 था अगर नॉर्मल, तो आपको 40 मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो रिलैक्सेशन प्लस 5 ईयर्स, एससी एसटी ओबीसी डोमिसाइल ऑफ एमपी है तो 30 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। ठीक, इस तरीके से आपको बहुत रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइक एमपीपीएससी का एग्जाम पैटर्न, उसका क्राइटेरिया, उसका एलिजिबिलिटी, सब कुछ हमने कोशिश की है कि हर एक चीज़ इसमें इस वीडियो में हो, सो दैट आप लोग इजीली उसको समझ पाएँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, या फिर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आई है, तो गो अहेड। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बता दो मुझे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रहा है। मैं आपका डाउट वहीं के वहीं क्लियर कर दूंगी। एंड गाइस, दिस इज़ द टाइम, वी कैन नॉट सिट एंड वेट कि हमारा रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आ गया, यही तो रिजल्ट है जो कल आया है। 2 4 नंबर इधर उधर होगा, और इन केस इस बार आपका अगर नहीं भी होता है, तो कि भाई आपका इस बार इतना अच्छा है कि एटलीस्ट आपने बॉर्डर टच किया है, तो नेक्स्ट ईयर आप उसको क्लियर कर लोगे। सो इट्स टाइम कि आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन। एनी विच वेज 2020 का प्री बाद में ही होगा, उससे पहले तो मेंस होगा, तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन विथ मेंस। इसीलिए मैंने एमपीपीएससी की जीके जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ानी शुरू की थी, कि एटलीस्ट स्टार्टिंग अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी की कर रहे हो, तो आप उस स्टेट को जान लो, और वो भी बहुत अच्छे से जान लो। ठीक है। तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर ऑलरेडी किया हुआ है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन। तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।